हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था लिविंग्स और जो नॉन लिविंग है उनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो जो फंडामेंटल फीचर्स हैं हमने उनको स्टडी किया था। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका आज डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, है ना। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड का मतलब होता है जीव जगत में विविधता। अब सबसे पहली चीज आपको यह पता होनी चाहिए यहां पर, है ना, हम बात कर रहे हैं यहां पर जीव जगत में विविधता के। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए डाइवर्सिटी या विविधता से अभिप्राय क्या है। डाइवर्सिटी या विविधता को अगर हम देखें तो एक तरीके से आप कह सकते हैं डिफरेंट टाइप्स। डाइवर्सिटी का मतलब क्या हो जाता है यहां पर, डिफरेंट टाइप्स, वैरायटीज आप कह सकते हैं, है ना। तो हम अगर हमारे आसपास देखें तो हमें पादप और जंतुओं की विभिन्न प्रजातियां देखने को मिलती है। हम अपने आसपास अपने सराउंडिंग देखें, अगर प्लांट्स की बात करें, ओनली प्लांट्स की डाइवर्सिटी की बात करें तो हमको बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट मिलते हैं, बहुत सारे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स मिलते हैं, हमको कहीं एल्गी भी देखने को मिलते हैं, कहीं ब्रायोफाइट्स भी देखने को मिलते हैं और कहीं कुछ टेरिडोफाइट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो प्लांट्स में भी आपको बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिली। अब केवल और केवल एंजियोस्पर्म की बात करेंगे तो एंजियोस्पर्म में डिफरेंट फैमिली के, डिफरेंट जीनस के, डिफरेंट स्पीशीज के प्लांट आपको देखने को मिलेंगे। तो वो क्या है, वो डाइवर्सिटी है। अगर एनिमल्स को देखें तो हम अपने आसपास देखें, इंसेक्ट को भी देखते हैं। हम जो हमारे आसपास कोई कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, है ना, तो इन सबको भी देखते हैं, है। तो ये सारी की सारी क्या है, जंतुओं में पाई जाने वाली डाइवर्सिटी। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो एक कॉमन वर्ड आपके सामने आ जाता है, डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है यहां पर विविध प्रकार के जीव, विविध प्रकार के जीव। और विविध प्रकार के जीव में आप कह सकते हैं यहां पर आपको डिफरेंट टाइप के प्लांट्स देखने को मिल जाएंगे और डिफरेंट टाइप के आपको एनिमल्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी। अब सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये डाइवर्सिटी ही है कि अगर हम पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रजातियों या सभी जीवों का अगर अध्ययन करना चाहें तो क्या हम उन्हें एक साथ स्टडी कर सकते हैं? एक साथ हम उन्हें स्टडी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए समय समय पर टैक्सोनॉमी के अंदर विभिन्न प्रकार के संघ, वर्ग या विभिन्न प्रकार के संवर्ग या टैक्सा जो हैं वो इवॉल्व होते गए और उनके अंदर जो है जीवों को उनके विशिष्ट लक्षणों के आधार पर, है ना, उनके कैरेक्टराइजेशन के आधार पर छोटे छोटे समूह में बांटा गया। तो अब यहां पर हम बात करें, देखें कि जो डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं उसमें अब तक ज्ञात तथा वर्णित प्रजातियों की संख्या, एनसीईआरटी स्टेटमेंट है भैया, ध्यान में रख लेना, है ना। मैं एनसीईआरटी के जो स्टेटमेंट्स हैं आपको एज इट इज यहां पर बताऊंगा, इन पॉइंट्स को आप ध्यान रख लेना, याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब तक ज्ञात तथा वर्णित प्रजातियों की संख्या कितनी है, 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन। और यहां पर मैंने इसके डाटा का थोड़ा सा बताया है कि 1 मिलियन जो है वो कितने के बराबर, 10 लाख के बराबर। तो आप कह सकते हैं पृथ्वी पर अब तक ज्ञात की गई, अब तक आइडेंटिफाई की गई जो प्रजातियों की संख्या है वो कितनी, 17 से 18 लाख प्रजातियां आपको यहां पर देखने को मिल रही है, जो केवल ज्ञात है। अभी अज्ञात प्रजातियां बहुत सारी है। अब यहां पर देखना, दो डाटा मैं आपको यहां पर बता रहा हूं जो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर 12th चैप्टर नंबर 15 से लिंक करता है। देखें वो डाटा कौन कौन सा है, तो आप यहां पर ध्यान रखें। एक पॉइंट आपका ये आ जाता है कि कुछ वैज्ञानिक अनुमानों के अनुसार तो जो कुल प्रजातियां हैं वो है 25 से 30 मिलियन। पृथ्वी पर कुल प्रजातियों की संख्या का जब अनुमान लगाया गया
तो कुछ वैज्ञानिकों ने मिलकर बताया कि पृथ्वी पर कुल प्रजातियों की जो संख्या है वो कितनी है, 25 to 30 मिलियन। लेकिन इनके जो आंकड़े थे वो स्पष्ट नहीं थे, उनके कोई प्रमाण नहीं थे, कोई प्रामाणिक तौर पर उन्होंने ये आंकड़े नहीं दिए थे। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर एक साइंटिस्ट का नाम आता है विच इज कॉल्ड रॉबर्ट मे। तो आप ध्यान रखें कि रॉबर्ट मे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोडायवर्सिटी के संदर्भ में स्टेटमेंट देने वाले साइंटिस्ट थे। रॉबर्ट मे के आकलन के अनुसार जो अब तक पृथ्वी पर अगर हम बात करें कि विभिन्न जो प्रजातियां हैं, जो बायोडायवर्सिटी है वो कितनी होंगी, तो ध्यान में रखें कितनी, उन्होंने बताया कि 25 से 30 मिलियन नहीं बल्कि केवल और केवल कितनी, 7 मिलियन है। तो ये डाटा आपको कहां मिलेगा, 12th NCERT चैप्टर नंबर 15 बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में आपको ये डाटा देखने को मिलेगा कि वैज्ञानिकों ने कहा अब तक पृथ्वी पर कुल प्रजातियां कितनी हैं, तो उन्होंने कहा 25 से 30 मिलियन। फिर कह रहा हूं, ज्ञात या वर्णित प्रजातियों की संख्या की बात नहीं की जा रही है, केवल बात किसकी की जा रही है, पृथ्वी पर कुल प्रजातियां कितनी हैं। तो वहां पर बताया गया कुछ साइंटिस्ट ने 25 से 30 मिलियन, जबकि रॉबर्ट मे का जो आकलन था वो संतुलित और स्पष्ट आकलन था और उनके अनुसार 7 मिलियन कुल प्रजातियों की संख्या, यानी पृथ्वी पर 70 लाख प्रजातियां जो हैं वो सरवाइव करती हैं, जिनमें से केवल मात्र हमने कितनी 1.7 to 1.8 मिलियन को ही आइडेंटिफाई किया है। इट मीन्स आप कह सकते हैं अभी भी बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जिनको खोजा जाना बाकी है। अब बात करें यहां पर कि देखिए इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद कि एक जीव के विभिन्न स्थानीय नाम आपको देखने को मिलते हैं, इसका एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको बताऊं। आप गिलहरी जानते हैं, गिलहरी किसे कहते हैं, जिसे आपकी यहां स्थानीय भाषा मारवाड़ी के अंदर उसे क्या कहते हैं, गिलगावरी कहते हैं ना। तो यहां पर तो हो गई गिलगावरी, और सामान्य उसे हिंदी में कहते हैं गिलहरी, और मेवाड़ी लैंग्वेज के अंदर उसे कहा जाता है टाली। क्या कहते हैं, टाली। तो गिलहरी के कितने नाम हो गए, देखो एक क्षेत्र के आधार पर मैं बताऊं तो 3 नाम हो गए। मारवाड़ के अंदर यानी या आप कह सकते हैं शेखावटी रीजन के अंदर उसे गिलगावरी कहते हैं, है ना, हिंदी में उसे जनरली गिलहरी कहते हैं और मेवाड़ी भाषा में उसे टाली कहते हैं। अब यदि देखिए कि मेवाड़ी व्यक्ति के सामने आप अगर गिलहरी की बात कर रहे हैं और उसके लिए शब्द गिलगावरी काम में ले रहे हैं, क्या उसे कभी पता चलेगा कि आप टाली की बात कर रहे हैं, या फिर आपके सामने कोई टाली वर्ड यूज लेकर बात करे कि उस जीव की बात की जा रही है, क्या आपको कभी पता चलेगा कि उसकी बात की जा रही है। तो यहां पर इस प्रकार के असामंजस्य से बचने के लिए यहां पर कौन सी टेक्निक काम में ली जा रही है, नॉमेनक्लेचर। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखें कि अगर हम बात करें यहां पर गिलहरी की, तो एक गिलहरी, एक को आप कहते हैं टाली और एक को आप कहते हैं गिलगावरी। तो ये अलग अलग स्थानीय भाषाओं के अंदर एक ही जीव के नाम है। अब सोचो, हमने तो राजस्थान के खाली इस क्षेत्र को लिया है, पूरे भारत के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में इस एक जीव को कितने नामों से जाना जाता होगा। अगर हम केवल एक देश की बात करें, अब पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में कितने सारे देश हैं, उन देशों के स्थानीय या क्षेत्रीय जो विशिष्ट नाम हैं, तो एक ही जीव के सैकड़ों से लेकर हजारों नाम हो सकते हैं। तो इस तरीके से किसी जीव को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसके लिए यहां पर हम टेक्निक काम में लेते हैं नॉमेनक्लेचर या नाम पद्धति। और नाम पद्धति के अकॉर्डिंग यहां पर कि नाम पद्धति को क्यों जो है यहां पर प्रपोज किया गया, प्रस्तावित किया गया, तो आप ध्यान में रखें कि किसी जीव का संपूर्ण विश्व में केवल एक ही नाम हो,
या उसे एक विशिष्ट नाम से ही जाना जाए, ताकि विभिन्न देशों के जो अलग अलग वैज्ञानिक हैं या अलग अलग जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो भी उसे उस नाम से आसानी से क्या कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें। तो यहां पर देखिए, किसी जीव को नाम देने से पहले, किसी जीव को नाम देने से पहले उनकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर या विशेषताओं के आधार पर उसकी पहचान आवश्यक है। तो ध्यान में रखें, नॉमेनक्लेचर से पहला पद आ जाता है। नॉमेनक्लेचर से पहले हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे यहां पर आइडेंटिफिकेशन की, पहचान की। आप नाम कैसे देंगे, किसी जीव को पहचानेंगे तभी तो नाम देंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, एंड देन उसके बाद में हम उस जीव को क्या देते हैं, नाम देते हैं। तो पहले आइडेंटिफिकेशन एंड देन उसके बाद में हम बात करेंगे तो नॉमेनक्लेचर आ जाएगा। अब देखें, इतने सारे प्लांट और इतने सारे एनिमल्स हैं, इनको किस आधार पर नाम दिया जाए, कौन से नियम यहां पर लागू की जाए, तो उसके लिए यहां पर देखिए आपकी नियमों के दो संग्रह हैं, एक है आईसीबीएन और एक है आईसीजेडएन। मेरा स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा कि नामकरण पद्धति या नॉमेनक्लेचर के लिए आईसीबीएन और आईसीजेडएन कोई संस्था, कोई संगठन, वैज्ञानिकों का समूह नहीं है। तो फिर ये क्या है, तो ध्यान में रखें, दोनों के लिए आप ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे, ये नियमों का संग्रह है। दोनों के लिए आप ध्यान में रखें कि आईसीबीएन और आईसीजेडएन कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई संस्था नहीं है, कोई संगठन नहीं है, कोई वैज्ञानिकों का समूह नहीं है, कोई प्लेस नहीं है। केवल और केवल क्या है, पादप और जंतुओं के नामकरण के लिए नियमों का संग्रह है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, आपको सीधा और सीधा पूछा जा सकता है कि आईसीबीएन है ना, संस्था है, वैज्ञानिकों का समूह है, क्या है, तो आप ध्यान में रखें क्या है ये, नामकरण के लिए नियमों का संग्रह। आईसीबीएन किसके लिए, प्लांट के नॉमेनक्लेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जबकि आईसीजेडएन जो है वो एनिमल्स यानी जंतुओं के नामकरण के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए आप इनका पूरा नाम भी ध्यान में रखें, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। आईसीबीएन का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। और दूसरा देखें आईसीजेडएन की अगर अपन बात करें तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो बॉटनिकल का मतलब हो गया यहां पर प्लांट से रिलेटेड, और जूलॉजिकल का मतलब हो गया यहां पर किससे, जंतुओं से संबंधित। तो ये तो थी बात किसकी, नॉमेनक्लेचर के अंदर आईसीबीएन और आईसीजेडएन। अब देखिए नॉमेनक्लेचर का जो सिस्टम है, जो नामकरण पद्धति है, किसने दी, तो कैरोलस लिनियस ने सबसे पहले नामकरण पद्धति दी थी। इसीलिए उन्हें फाउंडर ऑफ नॉमेनक्लेचर या बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के नाम से भी जाना जाता है। तो हम यहां पर आगे दो अलग अलग सिस्टम्स को स्टडी करने वाले हैं। जीवों का नामकरण दो अलग अलग पद्धतियों से दिया जा सकता है। तो देखिए वो नॉमेनक्लेचर या सिस्टम या नाम पद्धतियां कौन कौन सी हैं, एक है आपकी बाइनोमियल सिस्टम, या फिर आप जिसे कह सकते हैं द्विनाम पद्धति, है ना, जिसको अभी हम डिटेल से स्टडी करने वाले हैं, बाइनोमियल सिस्टम। और दूसरा आ जाता है आपका ट्राइनोमियल सिस्टम, जिसे हम कहते हैं त्रिनाम पद्धति। तो नॉमेनक्लेचर के अंदर जनरली और सबसे ज्यादा यूज होने वाला सिस्टम कौन सा है, तो ध्यान में रखें बाइनोमियल सिस्टम, जिसमें एक नाम के अंदर दो पद होते हैं, प्रथम पद वंश का और द्वितीय पद जाति का। तो इसकी हम आगे यहां पर बात करें। तो ये एक बिल्कुल बेसिक सा इंट्रोडक्शन था आपका डायवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं यहां पर बाइनोमियल सिस्टम या बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। अब देखिए बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर या द्विनाम पद्धति से आप भली भांति जो है परिचित हैं। अब देखिए बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में बेसिक चीजें आपको बताएं, लेकिन यहां पर कुछ पॉइंट्स एनसीईआरटी के ऐसे हैं
जो आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए द्विनाम पद्धति या द्विनाम नामकरण पद्धति की अगर बात करें तो किसने सबसे पहले सजेस्ट की थी, तो ध्यान में रखें कैरोलस लीनियस के द्वारा सबसे पहले बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया गया था, और इसीलिए हम कहते हैं इन्हें फाउंडर ऑफ बाइनॉमियल सिस्टम, है ना। कैरोलस लीनियस को हम फादर ऑफ नॉमेनक्लेचर के नाम से भी जानते हैं, हम कह सकते हैं फाउंडर ऑफ बाइनॉमियल सिस्टम या बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के नाम से भी बता सकते हैं। कैरोलस लीनियस ने सभी पादप और जंतुओं के वैज्ञानिक नाम जो हैं वो इस पद्धति के आधार पर प्रस्तुत किए। तो आप ध्यान में रखें कि इनके द्वारा केवल किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी यानी केवल पादप और केवल जंतुओं के लिए नहीं, बल्कि इन्होंने सारे पादप और जंतुओं के लिए ये वैज्ञानिक नाम जो है वो प्रस्तुत किए। अब इनकी बुक्स के बारे में आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन यहां से बनता है। तो ध्यान में रखें कि कैरोलस लीनियस की जो किताबें हैं वो मुख्यतः आपको यहां पर दो बुक्स के बारे में ध्यान में रखना है। एक आ जाता है स्पीशीज प्लांटरम और दूसरा आ जाता है आपका सिस्टेमा नेचुरी। स्पीशीज प्लांटेरम, तो प्लांटेरम शब्द आ रहा है तो आपको यहां से क्या ध्यान में रखना है, प्लांट शब्द आ रहा है। इट मींस यह पुस्तक किससे संबंधित है, पादपों के नामकरण से संबंधित है। तो प्लांट के नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड है, तो यहां पर मैंने बता दिया ये प्लांट के नॉमेनक्लेचर से। कब प्रकाशित हुई, तो ध्यान में रखें 1 मई 1753। 1 मई 1753 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। और जबकि अगर हम बात करें दूसरी बुक तो सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी जो है वो एनिमल नॉमेनक्लेचर या जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल, यानी इस पुस्तक में सिस्टेमा नेचुरी में सभी जंतुओं के नामकरण से संबंधित बिंदु थे या उनके नाम थे। अब देखें इसका जो 10वां प्रकाशन है, 10th एडिशन जो है वो कब आया, 1 अगस्त 1758। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, ये जो डाटा है, ये जो सन है, आपको ये क्यों याद रखने हैं कि 1 मई 1753 से पहले अगर किसी वैज्ञानिक ने किसी पादप का नाम दिया है तो उस नाम को अमान्य कर दिया जाएगा, है ना। यानी कहने का मतलब कैरोलस लीनियस ने जो 1 मई 1753 के बाद जो नाम दिए वही नाम क्या हुए, मान्य हुए। इसी प्रकार से जंतुओं में आप ध्यान रखें 1 अगस्त 1758 से पहले अगर किसी जंतु का कोई नाम दिया गया तो उसे क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, है ना। तो 1 अगस्त 1758 के बाद दिए जाने वाले नाम ही क्या होंगे, मान्य। तो पादपों के लिए ये ईयर कौन सा है, 1753, 1 मई 1753, और जंतुओं के लिए है ये 1 अगस्त 1758। अब बात करें मेनली कि बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर में रूल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो आप ध्यान में रखें, देखें कि रूल्स की जब अपन बात करें तो यहां पर रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर में स्पेशली यहां पर केवल और केवल बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर की बात कर रहा हूं। एक एग्जाम्पल में यहां पर लिख देता हूं, एक एग्जाम्पल प्लांट का लिख देते हैं हम यहां पर, मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका, ये मैंने कोई एक पादप का वैज्ञानिक नाम या फिर आप बॉटनिकल नेम कह सकते हैं वो लिख दिया। अब देखें सबसे पहले हम नियमों को स्टडी करते हैं। ये जितने सारे मैंने नियम लिखे हैं ये सारे के सारे आपके सिलेबस में नहीं हैं, लेकिन इनसे रिलेटेड कभी क्वेश्चंस आपके मिल सकते हैं पेपर्स में या फिर कहीं नीट में भी आपको इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिल सकता है। तो देखें पहला पॉइंट आ जाता है आपका, या पहला रूल आ जाता है कि जितने भी नॉमेनक्लेचर के अंदर जितने भी नाम दिए जाते हैं पादप या जंतुओं के, वो सारे के सारे कौन सी भाषा में होने चाहिए, लैटिन या ग्रीक भाषा में। एनसीईआरटी में केवल और केवल लैटिन लैंग्वेज को ही प्रेफर किया है। तो अगर एनसीईआरटी का एज इट इज स्टेटमेंट आता है तो आप वहां पर लैटिन प्रेफर करेंगे, और अगर कंसेप्चुअल में आपको पूछ लिया जाए तो ध्यान में रखना है कि लैटिन या फिर ग्रीक भाषा में नाम होने चाहिए। Because of both language are dead language, है ना। ध्यान में रखना है दोनों ही भाषाएं कैसी हैं, मृत भाषाएं हैं। अब मृत भाषा से अभिप्राय क्या,
ऐसी भाषाएं जिन्हें प्रायः बोला नहीं जाता, है ना, वो केवल और केवल किसी एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए ही होती है। तो ये जो लैटिन और ग्रीक भाषा है, इनका केवल और केवल नॉमेनक्लेचर और बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर ही इनका उपयोग किया जाता है। तो आप ध्यान में रखें, लैटिन और ग्रीक भाषा में ही वो नाम होने चाहिए। अगर कोई दूसरी भाषा में दिए गए हैं तो उन्हें बाद में लैटिनीकृत कर दिया जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी साइंटिस्ट ने दूसरी लैंग्वेज में कोई नाम दिया है तो उस को फर्दर किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? लैटिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लेकिन मान्य कौन सा होगा? लैटिन भाषा का जो नाम होगा वही मान्य होगा। दूसरा पॉइंट देखें कि प्रत्येक नाम के दो घटक हैं। दो घटक कह सकते हैं आप, प्रत्येक नाम के दो पद कह सकते हैं। बिकॉज ऑफ हम क्या स्टडी कर रहे हैं? हम स्टडी कर रहे हैं द्विनाम नामकरण पद्धति। तो यहां पर कितने पद होंगे? दो पद होंगे। प्रथम पद, अब देखो सामान्य आप क्या जानते हैं? प्रथम पद वंश का होता है और द्वितीय पद क्या होता है? जाति का होता है। नहीं, यहां पर यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी का कि जो प्रथम नाम होता है उसे हम कहते हैं जेनेरिक नाम। क्या कहते हैं इसे? जेनेरिक नेम या वंश का नाम आप यहां पर कह सकते हैं। लेकिन जो द्वितीय पद है इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक एपिथेट, और इसे जातीय नाम नहीं कहेंगे बल्कि इसे आप कहेंगे जातीय संकेत पद। जातीय संकेत पद के नाम से। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है आपका मेंजीफेरा इंडिका में इंडिका प्रदर्शित करता है, ऑप्शन है आपके पास में जेनेरिक नेम, दूसरा है आपका स्पीशीज नेम, तीसरा है आपका स्पेसिफिक एपिथेट और चौथा है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या आंसर सही करेंगे? यहां पर तो दोनों ही ऑप्शन आ गए हैं, स्पीशीज नेम भी आ गया और स्पेसिफिक एपिथेट भी आ गया। तो सही क्या होगा? सही आंसर होगा आपका स्पेसिफिक एपिथेट, क्योंकि जातीय पद नहीं बल्कि आपको ध्यान में रखना है जातीय संकेत पद है, ये स्पेसिफिक एपिथेट है। तीसरा पॉइंट आ जाता है यहां पर, तीसरा रूल आ जाता है कि अगर हम बात कर रहे हैं जेनेरिक नेम की, दो पद हो गए, पहला आपका जेनेरिक और दूसरा हो गया स्पेसिफिक एपिथेट। तो जो जेनेरिक नेम है, जेनेरिक नेम का जो प्रथम अक्षर है वो सदैव कैसा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला का बड़ा या कैपिटल वर्ड होगा। तो ध्यान में रखें, प्रथम अक्षर कैसा होना चाहिए? जेनेरिक नेम का प्रथम अक्षर हमेशा कैपिटल होगा। जबकि अगर बात करें स्पेसिफिक एपिथेट की, तो स्पेसिफिक एपिथेट का जो प्रथम अक्षर है वो कैसा होगा? तो ये हमेशा कैसा होगा? स्मॉल लेटर होना चाहिए, है ना? कैसा होगा? प्रथम अक्षर जो है वो स्मॉल लेटर। तो जेनेरिक नाम का जो प्रथम अक्षर है वो कैसा है? यहां पर आपका कैपिटल, और जो स्पेसिफिक एपिथेट का प्रथम अक्षर है स्मॉल। अब देखिए, मैंने जो मेंजीफेरा इंडिका लिखा है उसमें एम तो आपको यहां पर क्या रखना है? कैपिटल रखना है। तो ये हो गया आपका एम कैपिटल, लेकिन आई आप यहां पर क्या रखेंगे? स्मॉल रखेंगे। तो ध्यान में रखें, यही छोटी छोटी बातें आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। एम कैपिटल होगा, आई कैसा होगा? स्मॉल होगा। उसके बाद में देखें, हाथ से लिखते समय या टाइप करते समय, एक और ध्यान में रखें, हाथ से लिखते समय या फिर अगर टाइप किया जा रहा है तो उस समय दोनों ही कंडीशन में इन नामों को अलग अलग रेखांकित, है ना, ध्यान में रखें, कैसा? पृथक पृथक रेखांकित किया जाना चाहिए, अलग अलग रेखांकित होने चाहिए। और अगर छप रहे हैं, अगर वो प्रिंट हो रहे हैं तो प्रिंट के समय आप ध्यान में रखें वो कैसे हो? तिरछे हो या इटैलिक्स हो, है ना। कंप्यूटर में एक फॉन्ट आता है इटैलिक्स। इटैलिक्स में क्या होता है? जो वर्ड होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? थोड़े से तिरछे हो जाते हैं। तो छापते समय वो कैसे हो? इटैलिक्स हो। अगर आप हस्तलिखित यानी हाथ से लिख रहे हैं या फिर टाइप कर रहे हैं तो उस समय वो कैसे हो? जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट दोनों ही पृथक पृथक क्या होने चाहिए? रेखांकित होने चाहिए। क्लियर? अब देखो कि जो हम रेखांकित कर रहे हैं, ये रहा मेंजीफेरा को आपने रेखांकित किया, फिर इंडिका को आपने अलग रेखांकित किया, और अगर ये प्रिंट हुए हैं तो ये तिरछे हुए हैं,
ये दोनों ही किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो देखें, अगर आप रेखांकित कर रहे हो या अगर आप उसको जो है इटैलिक्स में प्रिंट कर रहे हो, दोनों ही ये बताते हैं कि यह जो नाम है यह लैटिन लैंग्वेज का है। तो लैटिन ओरिजिन को या लैटिन उत्पत्ति को रिप्रेजेंट करने के लिए ही आप उस नाम को या तो रेखांकित करते हैं या फिर उसे तिरछा बताते हैं या तिरछा प्रिंट करवाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है, जिस वैज्ञानिक ने नाम प्रस्तुत किया उसका नाम संक्षेप में स्पेसिफिक एपिथेट के बाद में। तो जिस साइंटिस्ट ने उस ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, है ना, जिस भी वैज्ञानिक ने वो नाम प्रस्तुत किया है उस जीव का, उसका जो जातीय संकेत पद या स्पेसिफिक एपिथेट जो नेम होता है, उसके बाद में उस वैज्ञानिक के नाम को इन शॉर्ट, बिल्कुल संक्षेप में, है ना, बिल्कुल उसका नाम संक्षेप में लिखा जाता है। लेकिन ध्यान में रखें कि जो वैज्ञानिक नाम है किसी जीव का, उसे हमेशा आप किस में लिखेंगे? इटैलिक्स में छापेंगे या फिर उसे अलग अलग रेखांकित करेंगे। लेकिन उस साइंटिस्ट के नाम को न तो रेखांकित किया जाता है और न ही उसे इटैलिक्स में छापा जाता है, यानी वो कैसा होता है? सामान्य। तो यहां पर मैंने ये भी पॉइंट मेंशन किया है कि नो अंडरलाइन और इटैलिक्स, ना तो उस वैज्ञानिक के नाम के नीचे अंडरलाइन की जाएगी और न ही उसे इटैलिक्स में लिखा जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देखें कि मैंजीफेरा इंडिका लिन, इस प्रकार से आपके एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, मैंजीफेरा इंडिका लिन। इससे अभिप्राय क्या है कि मैंजीफेरा इंडिका तो आम का वैज्ञानिक नाम हो गया और लिन वर्ड प्रदर्शित करता है लीनियस का नाम। किसका नाम? लीनियस का। लेकिन ना तो इसे अंडरलाइन किया जाएगा और न ही इसे जो है वो इटैलिक्स में प्रिंट किया जाएगा। तो ध्यान में रखें, बिल्कुल नॉर्मल, नो अंडरलाइन एंड नो इटैलिक्स। उसके बाद में एक थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस में पॉइंट आपको बता देता हूं, इंटरेस्टिंग है, आपके काम की चीज भी है। टोटोनिम्स या पुनर्नाम जिन्हें कहते हैं, टोटोनिम्स या पुनर्नाम से क्या अभिप्राय है? तो देखें, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट दोनों के लिए केवल एक ही शब्द का उपयोग किया जाना क्या कहलाता है? पुनर्नाम या टोटोनिम। अब आईसीबीएन के अंदर, यानी आईसीबीएन में टोटोनिम्स मान्य नहीं है, अर्थात पादपों में पुनर्नाम को कोई महत्व नहीं दिया जाता है, उन्हें मान्य करार नहीं दिया है। लेकिन जंतुओं के लिए टोटोनिम्स मान्य है। एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में आप ध्यान में रखें यहां पर कि जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल में हम अगर आम का नाम मैंजीफेरा लिखते हैं, है ना, हम आम का नाम कैसा लिखते हैं? मैंजीफेरा, यानी जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट दोनों एक सा हो गए। तो इस प्रकार के नाम जो है आईसीबीएन मान्य नहीं करता है। तो ध्यान में रखें कि इन्हीं को बोलते हैं टोटोनम। लेकिन आप अगर जंतुओं में टोटोनम देखें तो आपको बहुत सारे टोटोनिम्स मिल जाएंगे, है ना। तो यहां पर जंतुओं में टोटोनिम्स देखिए आप कौन कौन से, जैसे आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है नाजा किसका नाम है? कोबरा का। जो सांप है कोबरा, उसको हम क्या कहते हैं? नाजा कहते हैं। और दूसरा आप ध्यान में रखें, जैसे रेटस हो गया, रेटस हो गया, रेटस हो गया। तो रेटस किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है चूहे को। तो इस प्रकार से देखें, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट दोनों ही क्या हो गए? समान हो गए। तो इन्हीं को बोलते हैं टोटोनिम्स। टोटोनिम्स आपकी किस में मान्य नहीं है? आईसीबीएन में मान्य नहीं है, लेकिन आईसीजेडएन में, यानी जंतुओं में जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट दोनों समान हो सकते हैं, लेकिन पादपों में समान कभी नहीं हो सकते। तो ये जो रूल्स थे आपके किसके बारे में? ये थे आपके बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पर ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट आ जाता है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर या ट्राइनोमियल सिस्टम, त्रिनाम पद्धति। तो देखिए, द्विनाम पद्धति के समान ही त्रिनाम पद्धति है, केवल एक छोटा सा
जो है यहां पर आपको चेंज देखने को मिलेगा। त्रिनाम पद्धति के अंदर किसी भी जीव के नामकरण में आपको कितने पद मिलने वाले हैं? 3 पद। तो पहला और दूसरा तो कॉमन है आपका जो द्विनाम पद्धति में था। पहला कौन सा हो गया? जेनेरिक नेम या वंश का नाम। दूसरा हो गया स्पेसिफिक एपिथेट यानी जातीय संकेत पद। और तीसरा यहां पर पद आ जाता है सब स्पेसिफिक एपिथेट। तो त्रिनाम पद्धति में आपके कितने? 3 स्टेप या 3 पद हो गए। प्रथम नाम आपका जेनेरिक नेम, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट और तीसरा जाता है सब स्पेसिफिक एपिथेट। अब एक्चुअल में ये तीसरा जो पद है ये है क्या? सब स्पेसिफिक एपिथेट की बात करें तो नेम ऑफ वैरायटी, किसी किस्म का नाम आप कह सकते हैं, क्योंकि एक प्रजाति में बहुत सारी किस्म होती है, तो यानी वैरायटी या किस्म का नाम हो सकता है, या फिर आप कह सकते हैं इसे उप प्रजाति का नाम। किसका नाम कह सकते हैं? उप प्रजाति का नाम कह सकते हैं। और देखें इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल यहां पर देखें, ब्रेसिका ओलेरेशिया बोट्राइटिस। तो ब्रेसिका रिप्रेजेंट कर रहा है जेनेरिक नेम को, ओलेरेशिया स्पेसिफिक एपिथेट को, और जो बोट्राइटिस है वो सब स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर। दूसरा देखें आप ब्रेसिका ओलेरेशिया कैपिटाटा, और तीसरा देखें ब्रेसिका ओलेरेशिया कोलोरापा। ठीक है ना। अब यहां पर देखें ये जो बोट्राइटिस है ये एक किस्म है गोभी की, जिसे आप क्या कहते हैं? फूल गोभी। अगर कैपिटाटा की बात करें तो कैपिटाटा किसको? पत्ता गोभी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोलोरापा जो है वो गांठ गोभी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी है तो तीनों क्या? गोभी है ना। ब्रेसिका ओलेरेशिया किसका नाम है? गोभी का नाम है। लेकिन गोभी में आपको यहां पर कितनी वैरायटी? 3 वैरायटी, फूल गोभी, पत्ता गोभी और गांठ गोभी की बात करें तो देखें इन तीनों के नाम अलग अलग। फूल गोभी में कौन सा हो जाएगा? ब्रेसिका ओलेरेशिया बोट्राइटिस। अगर पत्ता गोभी की बात करें तो ब्रेसिका ओलेरेशिया कैपिटाटा, और अगर गांठ गोभी की बात करें तो ब्रेसिका ओलेरेशिया कोलोरापा। ठीक है ना। तो जो ब्रेसिका वर्ड है ये ब्रेसिका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है जेनेरिक नेम को। जीएन का मतलब यहां पर पूरा आप लिख सकते हैं जेनेरिक नेम। जो ओलेरेशिया है वो स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो आपके बोट्राइटिस, कैपिटाटा और कोलोरापा है ये तीनों सब स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये थी बात आज आपकी डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड एंड नॉमेनक्लेचर की।